future dentist. I'm Dr. Rashmi Singh, and this is the part 3 of dental ceramics. Today we are going to cover the fabrication and manipulation of metal ceramic prosthesis. आयरनी ये है कि चैप्टर जितना ही मुश्किल है समझने में उतना ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने कोशिश की है जितना सिंपल से सिंपल बना सकूँ आपके लिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू इट. तो फिर शुरू करते हैं. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी सीइंग द ceramic restoration systems and fabrication and manipulation procedure for the metal ceramic restoration in detail. So types of ceramic restoration, as we can see, first one is metal ceramic system, जिसके अंदर जो कोपिंग होती है वो मेटल की बनी होती है और उसके ऊपर से सिरामिक की कोटिंग होती है. और सेकेंड वन इज ऑल सेरामिक सिस्टम, जिसमें जो कोपिंग होती है वो भी सिरामिक की बनी होती है और बाहर की लेयरिंग भी सिरामिक की बनी होती है. सो मेटल सिरामिक सिस्टम में दो तरह के रिस्टोरेशन हम देखेंगे. एक होगा हमारा कास्ट मेटल सिरामिक, जो कि नोबल मेटल, बेस मेटल या फिर टाइटेनियम का बना हो सकता है. दूसरा होगा स्वेज मेटल सिरामिक, जिसमें कि हमें जो कोपिंग होती है वो गोल्ड अलॉय फॉइल की बनाते हैं और दूसरा बॉन्डेड प्लैटिनम फॉइल की बनाते हैं. एंड फॉर ऑल सिरामिक इट्स कंडेंसेबल, कास्टेबल, प्रेसेबल, स्लिप कास्ट, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरामिक्स एंड मशीनेबल सिरामिक. ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फॉर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी सीइंग द मेटल सिरामिक्स फैब्रिकेशन टेक्निक इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट. अब जो फैब्रिकेशन ऑफ डेंटल सिरामिक होता है, या तो वो सिंगल ब्लॉक सिरामिक से हो सकता है, लाइक सिरामिक इनले एंड ऑनले, जिसमें कि हमें एक ब्लॉक होता है सिरामिक का और उसको एनाटॉमी दी जाती है वो रिस्टोरेशन की जो कि हम बनाना चाहते हैं. और सेकेंड वन क्या होता है, लेड सिरामिक, जो कि हमने पहले क्लासिफिकेशन में भी देखा था. या तो अंदर जो कोपिंग बनी होगी वो मेटल की होगी, ये वाली जो ब्लैक दिख रही है, और या फिर मेटल की जगह अगर ऑल सिरामिक सिस्टम है तो यही कोपिंग जो होगी वो एल्यूमिना कोपिंग होगी और वो बेसिकली मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज की जाती है. उसमें एस्थेटिक क्वालिटीज नहीं प्रेजेंट होती हैं. जस्ट लाइक मेटल सिरामिक में ये जो कोपिंग होगी वो मेटल की बनी होती है और मेटल के ऊपर फिर हम ओपेक पोर्सलिन लगाते हैं, फिर बॉडी पोर्सलिन एंड इनामल पोर्सलिन लगाते हैं. इस तरह से लेयरिंग की जाती है. सो फर्स्ट वन इज सिंगल ब्लॉक, जो कि एक ब्लॉक ऑफ सिरामिक से बन रहा है, और दूसरा हमारी एक कोपिंग के ऊपर लेयरिंग की जा रही है पोर्सलिन की, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोर बना रहे हैं. इट कुड बी ईदर ऑफ मेटल और कोर सिरामिक, जो कि डेंस होता है, ओपेक होता है, अनएस्थेटिक होता है. फ्रेमवर्क जो होता है वो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है. एंड सेकेंड, उसके ऊपर से जो लेयर की जाती है पोर्सलिन, जिसे विनियरिंग भी कहते हैं. एग्जाम्पल इज ओपेक पोर्सलिन, डेंटिन पोर्सलिन, स्टेनिंग एंड ग्लेजिंग. फैब्रिकेशन हम सबसे पहले देखेंगे कास्ट मेटल सिरामिक की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, एंड स्वेज मेटल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस होल चैप्टर. सो फैब्रिकेशन ऑफ कास्ट मेटल को मैंने एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है, जिसमें कि विल स्टार्ट विथ कास्ट मेटल कोपिंग. सबसे पहले कोपिंग रेडी करेंगे, उसके ऊपर से पोर्सलिन लेयरिंग करना है हमें. अब पोर्सलिन को लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. फिर उसके बाद उसकी कंडेंसेशन करते हैं, फायरिंग एंड सिंटरिंग करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं फिर मेटल के साथ, एंड देन कूलिंग या क्वेंचिंग. अब ये हर स्टेप को हम डिटेल्स में देखेंगे. सबसे पहला, जैसा कि हमने कास्टिंग टेक्निक्स वाले चैप्टर में देखा था, व्हाट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, उसी टेक्निक से जैसे हम मेटल के क्राउन्स बनाते हैं, वैसे ही हम कोपिंग रेडी करेंगे फॉर मेटल सिरामिक रिस्टोरेशन. सो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करके हम कोपिंग बनाएंगे. अब जो अलॉय हम यूज कर रहे हैं, यानी जो मेटल हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द कोपिंग, दैट शुड हैव सम सर्टेन आइडियल प्रॉपर्टीज, जिसमें से पहला है इट शुड हैव अ हाई मेल्टिंग रेंज अलॉय. ठीक है. Second, that metal and alloy should have high resistance to tarnish and corrosion. It should have high proportional limit and modulus of elasticity and high coefficient of thermal expansion than
पोर्सलिन। ये हम ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिरामिक में पढ़ चुके हैं कि कैसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मिसमैच होता है, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए और कैसे वो बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करता है। अब ये सब क्यों चाहिए हमें? बिकॉज सो दैट हाई मेल्टिंग अलॉय रेंज क्यों होनी चाहिए? सो दैट इट शुड नॉट मेल्ट ऑन फायरिंग। जब हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, उसको फायरिंग करते हैं, तो वो मेटल जो होता है वो मेल्ट नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड, इट शुड रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर सैग फॉर्मेशन, मतलब एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन एंड चेंज इन द शेप दैट शुड बी रेजिस्टेड। ठीक है। देन जैसे हमने आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा, वैसे ही कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिरामिक भी होने चाहिए जो कि हम मेटल सिरामिक रिस्टोरेशन में यूज करते हैं, जिसमें से पहला है लो फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ दैट पोर्सलिन। ठीक है, हायर रेंज होगा अलॉय का एंड लोअर फ्यूजन टेम्परेचर फॉर द पोर्सलिन। सेकेंड इज थर्मल कंपैटिबिलिटी विद द मेटल, जो कि हमने ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किया है, and good chemical bonding with the metal. So these are the ideal properties which we are looking in porcelain to be used in the metal porcelain restoration. अब फर्स्ट स्टेप देखते हैं। वंस हमारी कोपिंग रेडी हो गई, अब हम पोर्सलिन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये वाला स्टेप भी हम लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रिटिंग। सो उसमें होता क्या है? सबसे पहला जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको हम एक सिरामिक क्रूसिबल में प्लेस करते हैं और उसको टेम्परेचर रेज करते हैं, उसकी फायरिंग की जाती है एट 1200 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होता है? ल्यूसाइट एंड ग्लास फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमने उसकी टेम्परेचर रेज कर दी, उसके बाद हम उसकी क्वेंचिंग करते हैं, यानी सडन कूलिंग करते हैं बाय कीपिंग इट इन वाटर बाथ। ठीक है, उससे क्या होता है? जब किसी भी बहुत गर्म चीज को अचानक से हम वाटर में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है? क्रैक्स डेवलप होते हैं। अब क्रैक डेवलप हो गया, उसके बाद हम इस मिलिंग मशीन में डाल के उसको फाइनर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देन फाइनर पार्टिकल में हम कुछ कलर्स, ओपेसिफायर एंड फ्रिट्स उसके बाद ऐड करते हैं, जैसा भी हमें रिक्वायर्ड होता है, और फिर उसकी कंटेनर में सप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्सलिन एंड इट इज कॉल्ड Fritting. Fritting is a pyrochemical reaction. Pyrochemical reaction मतलब any reaction or any end product which is coming from a high temperature chemical reaction, that is called pyrochemical reaction. So you have to remember the first step after our coping is ready, that is porcelain manufacturing. अब कोपिंग तो रेडी हो गई, तो उसके बाद हम उस कोपिंग को, मेटल सरफेस को क्लीन करेंगे बाय डी-गैसिंग इट इन अ फर्नेस, देन इट बाय फिनिशिंग विद द सिरामिक बॉन्डेड स्टोन्स, देन सैंड ब्लास्टिंग करते हैं थोड़ी इरेगुलरिटीज क्रिएट करने के लिए, ताकि वो बाद में मैकेनिकल बॉन्डिंग में काम आ सके, एंड अल्ट्रासोनिक क्लीन एंड वॉशिंग, ड्राइंग। दीज आर द प्रोसेस जो कि हम कोपिंग को, मेटल सरफेस को रेडी करते हैं। आफ्टर दैट, अब हमारा मेटल सरफेस रेडी हो गया, हमारा पोर्सलिन रेडी हो गया। अब हम इस मेटल सरफेस पे पोर्सलिन की कोटिंग करनी शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे? हमने फ्रिट सप्लाई हमने देख लिया था, पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? द पाउडर ऑफ द सूटेबल शेड आर चूजन, और रिकमेंडेड जो भी पाउडर लिक्विड रेशियो होता है उसमें हम उसको मिक्स करते हैं एक ग्लास स्लैब पे, और एक थिक स्लरी बना लेते हैं इस पोर्सलिन की। सेकेंड, अब इस थिक स्लरी को प्लैटिनम फॉइल के ऊपर जो अडेप्टेड होती है डाई पे, उसके बाद हम धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड लिक्विड इज डन। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन, एज दिस वर्ड सजेस्ट, कंडेंसेशन मतलब किसी भी दो बहुत सारे सरफेस का एक साथ पास आना, कंडेंस फॉर्म में होना। ठीक है, जिससे उसका उस दो जो भी सरफेसेस है उनके आपस में जो दूरी है वो खत्म हो जाती है, तो उसको कंडेंस करना कहते हैं। सो इसमें भी यही होता है, जैसे हमने वाटर एंड लिक्विड मिलाया तो क्या होगा? एक पूल ऑफ द लिक्विड, ये जो ब्लू सरफेस डिनोट कर रहा है, पूल ऑफ द लिक्विड में हमारा पाउडर अभी दिख रहा है। धीरे धीरे क्या होगा? जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, कंडेंसेशन होना शुरू होगा, जिसमें कि जो भी पाउडर पार्टिकल्स है स्लरी में वो सब पास आ जाएंगे, और कैपिलरी एक्शन से ये जितने भी बाहर ये ब्लू सरफेस दिख रहा है, दीज आर ऑल द वाटर विच कम्स ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा? दीज वाटर
evaporates and then we get a condensed structure which is the porcelain which we are going to be using for the restoration. I hope you have understood. Condensation मतलब सबसे पहले पाउडर एंड लिक्विड है, धीरे धीरे जो भी पाउडर पार्टिकल्स है वो सब पास आ जाते हैं और जो भी एक्सेस वाटर होता है वो कैपिलरी एक्शन से बाहर की तरफ चला जाता है एंड देन वी रिमूव दोज एक्सेस वाटर एंड देन वी व्हाट वी गेट इज द ग्रीन स्टेट ऑफ द पोर्सलेन which we are going to be using. So the process of packing the powder particle together and removing the excess water is known as condensation. क्यों करते हैं हम कंडेंसेशन? फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, डेंसली पैक कर रहे हैं पार्टिकल से, सो जितना डेंस स्ट्रक्चर उतनी कम पोरोसिटी और जितना रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर हम कर देंगे उतना ही कम हमारा फायरिंग श्रिंकेज होगा. हम ऑलरेडी देख चुके हैं फायरिंग श्रिंकेज क्या होती है प्रॉपर्टीज में इन लास्ट वीडियो. एंड थर्ड, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑल्सो. सो जितना ज्यादा डेंस उतनी कम पोरोसिटी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ. ठीक है. अब ये कंडेंसेशन जो है ये 3 तरह से किया जा सकता है. फर्स्ट इज स्पैचुलेशन मेथड, सेकंड इज ब्रश टेक्निक एंड थर्ड इज वाइब्रेशन टेक्निक. स्पैचुलेशन मेथड में क्या करते हैं, हम उस डाई पे, ठीक है, जहाँ पे हमें पोर्सलेन की लेयरिंग करनी है उसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ पोर्सलेन करते हैं और स्मूथनिंग करते हैं बाय यूजिंग अ स्पैचुला बेसिकली. ठीक है. इन स्पैचुलेशन मेथड जो एप्लीकेशन एंड स्मूथनिंग ऑफ पोर्सलेन है वो हम स्पैचुला से करते हैं और उसके बाद जो कैपिलरी एक्शन से जो भी एक्सेस वाटर निकलता है उसको हम ब्लॉट कर देते हैं बाय अ ब्लॉटिंग पेपर और लिनन क्लॉथ. ठीक है, लाइक दिस. हमने अप्लाई कर दिया एंड जो भी एक्सेस वाटर आया वी आर यूजिंग अ ब्लॉटिंग पेपर या फिर जो भी उसमें लिनन क्लॉथ जो कि सोख ले वो पानी, एक्सेस वाटर हम रिमूव कर देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड स्पैचुलेशन. सेकेंड इज द ब्रश टेक्निक. ब्रश टेक्निक में क्या करते हैं कि वेट पोर्सलेन जो होता है ना वो हम ऑलरेडी अप्लाई कर देते हैं उस डाई के ऊपर या फिर जिस सरफेस पे हमें उसकी लेयरिंग करनी है और वेट पोर्सलेन हमने अप्लाई कर दिया एंड जो ड्राई पोर्सलेन होता है वो हम अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग अ ब्रश. अब ये वेट पोर्सलेन के ऊपर ड्राई पोर्सलेन हम अप्लाई ही क्यों करते हैं, जस्ट सो दैट वो काम जो यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर और लिनन क्लॉथ कर रहा था यहाँ पे वो ड्राई पोर्सलेन करता है बाय अट्रैक्टिंग दैट एक्सेस वाटर बाय एब्सॉर्बिंग दैट मॉइस्चर. ठीक है, लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड ब्रश टेक्निक. वहां स्पैचुला का यूज हो रहा था इन स्पैचुलेशन एंड सेकेंड इज ब्रश टेक्निक जहाँ पे हम ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं. एंड थर्ड इज वेरी इजी. उसमें कुछ नहीं करते, माइल्ड वाइब्रेशन देते हैं. जो काम हम यहाँ पे स्पैचुला से और ब्रश से कर रहे थे यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वो जो वेट पाउडर एंड लिक्विड का जो हमने स्लरी बनाई वी पुट इट ऑन द सरफेस एंड देन वी पुट इट ऑन अ वाइब्रेटर. ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन क्लीन टिश्यू या फिर ब्लॉटिंग पेपर से हम एक्सेस वाटर निकाल देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वाइब्रेटर. हमने उस पर अप्लाई किया एंड देन वी कीप इट हियर, स्विच इट ऑन. वाइब्रेशन से वो शेप ले लेगा, स्मूथन हो जाएगा. So spatulation, brush technique and vibration. These are the 3 methods for the condensation method. This is very important. Next, अब हमने mixing कर ली. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हमारी कोपिंग रेडी हो गई, हमने कोपिंग के ऊपर पोर्सलेन एप्लीकेशन कर दिया, कंडेंसेशन तक हो गया. ठीक है, एक्सेस वाटर निकल गया. सिंटरिंग क्या होता है? सिंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द पोर्सलेन. ठीक है, अभी क्या हुआ है, सिर्फ कंडेंस हुआ है, पास पास आए हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये सब पास पास स्ट्रक्चर हैं लेकिन अभी एक साथ जुड़े नहीं है. सो सिंटरिंग में क्या होता है, वो एक साथ एक यूनिट बन जाते हैं विदाउट मेल्टिंग इनटू ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ पोर्सलेन पार्टिकल टुगेदर without their complete melting to form a continuous homogeneous mass. That is sintering. And second is firing. Firing is that process जिससे कि हम वो sintering achieve करते हैं. Firing is again हम उसको एक हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं उन पार्टिकल्स को ताकि वो एक दूसरे के साथ सिंटर हो सके और एक यूनिट बन सके. वो हम करते किस में है, सिंटरिंग फर्नेस में, which you can see here on the slide. The whole process can be summarized like first we preheat the furnace at 650 degrees Celsius for 5 to 8 minutes for the steam dissipation. Then हम placement of condensed porcelain करते हैं and फिर vacuum pressure apply करते हैं and then again हम फिर firing करते हैं which is temperature control या temperature time control होती है. So ये हमारा एक्चुअल फर्नेस ऐसा दिखता है बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू
make this diagram if firing or the metal ceramic fabrication is been asked. So this is the muffled chamber जिसके अंदर हम फायरिंग प्रोसीड करते हैं. सो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द प्लेटफॉर्म, है ना. सो इस प्लेटफॉर्म पे हमने डाई होल्डर रख दिया जिसपे कि यहाँ पे कंडेंस्ड पोर्सलिन है, जो कि ये पिंक कलर का दिख रहा है. दिस इज द कंडेंस्ड पोर्सलिन पाउडर. अब क्या करते हैं, धीरे धीरे दिस प्लेटफॉर्म इज रेज्ड एंड द आर्टिकल इज हेल्ड इनसाइड. अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये मफल चेम्बर के अंदर जाएगा. ठीक है, वहां पे उसको होल्ड करके रखते हैं फॉर 5 मिनट्स, जिससे कि बचा खुचा पानी भी जो कि प्री हीट करने से ऑलरेडी जा चुका है, बट फिर भी 5 मिनट्स तक हम होल्ड करते हैं सो दैट रिमेनिंग वाटर ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम और वो यहाँ से, यहाँ पे जो ओपन स्पेस है यहाँ से बाहर निकल जाए. ठीक है, फिर क्या करते हैं, डोर ऑफ द मफल चेम्बर इज क्लोज्ड एंड इवैक्यूएटेड बाय कनेक्टिंग. अब यही पे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम एक वैक्यूम पंप अटैच कर देते हैं. ठीक है, अब धीरे धीरे टेम्परेचर को ग्रेजुअली रेज किया जाता है टू 950 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द फायरिंग टेम्परेचर ऑफ द पोर्सलिन. इससे क्या होती है, श्रिंकिंग होती है 30 to 40% बाय वॉल्यूम. ड्यूरिंग द फायरिंग देयर इज पार्शियल फ्यूजन ऑफ द पार्टिकल हैपेंस at their point of contact. ठीक है, as the temperature is raised, the fused glass gradually forms and fill up the air spaces. Then vacuum firing is done to decrease the porosity. Vacuum firing से क्या होता है, जो भी entrapped air होते हैं वो निकाल देते हैं, जिससे कि porosity होने के chances कम होते हैं. So basically क्या कर रहे हैं हम, ये प्लेटफॉर्म जो है इसको रेस करेंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे फॉर 5 मिनट सो दैट जो भी एक्सेस वाटर है वो स्टीम बन के निकल जाए. ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब हो गया, फिर हम मफल चैम्बर को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे वैक्यूम पंप अटैच कर देंगे. उसके बाद हम हीट प्रोवाइड करेंगे. वो हीट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो फायरिंग टेम्परेचर जो दे रहे हैं बाई दीज हीटिंग कॉइल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दीज हीटिंग कॉइल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड दैट टेम्परेचर. एंड उससे क्या होगा, जैसे ही उतना टेम्परेचर, फायरिंग टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, सिंटरिंग ऑफ द मटेरियल इन द पोर्सलिन हैपेंस. और वैक्यूम प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, ये जो वैक्यूम पंप हमने अटैच किया है उससे पोरोसिटी बहुत कम हो जाती है. ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी देखते हैं कि बेसिकली अब अंदर हमने डाल दिया और धीरे धीरे हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो कुछ फेजेस आते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फेजेस जिसको बिस्क स्टेजेस या फिर बिस्किट स्टेजेस भी कहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है लो बिस्क स्टेज, सेकंड इज मीडियम बिस्क स्टेज एंड थर्ड इज हाई बिस्क स्टेज. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेजेस में क्या होता है, स्टेजेस ऑफ सिंटरिंग में सबसे पहले हमने लूज पाउडर है. ठीक है, पाउडर और लिक्विड है, जिसमें से लिक्विड बाहर आया और बाहर से हमने एक्सेस लिक्विड निकाल दिया. अब क्या होगा, धीरे धीरे वो पास आएंगे. ठीक है, जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो वहां से एक दूसरे को प्रेस करने लगेंगे. सो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा, ये जो पोर का श्रिंक, ये जो पोर है बीच बीच में इन पार्टिकल्स की, वो और श्रिंक हो गए और चेन का ग्रोथ होगा. धीरे धीरे वो और श्रिंक होंगे और जिनके बीच की जगह और कम होती जाएगी. धीरे धीरे क्या होगा, डेंसिफिकेशन हो जाएगा और जो भी पोर्स हैं वो सब डिसअपियर हो जाएंगे. So less the number of firing, higher the strength and better is the aesthetic. First is BIST stage. अब मैंने इसको इतना elaborated way में इसलिए explain किया क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है. First is low BIST stage. अब low BIST stage में क्या होता है, this is the first stage जहाँ पे loose packed powder particles होते हैं in the liquid. So एक slurry form है जिसमें कि अभी भी loose packed particles present है. So as the temperature increases, जो surface होता है of the particle that begins to soft and then these loose particles just to begin to join, जो कि हमने first वाले अभी डायग्राम में देखा था. इसमें क्या होता है कि कोई volumetric shrinkage नहीं होता है. So अगर फायरिंग को यहीं पे रोक दिया जाए तो श्रिंकेज तो नहीं होगा, लेकिन एक बहुत पोरस मास अचीव होगा जो कि वीक भी होगा, फ्राइबल मतलब बहुत इजीली टूट जाएगा और ये ओपेक होगा, जिसको इंसेराम मतलब कि ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरामिक में भी यूज किया जाता है. लो बिस्क स्टेज. नेक्स्ट इज मीडियम बिस्क स्टेज, मतलब कि वो
पाउडर लूज पाउडर था, यहाँ पे क्या हो गई है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सरफेस एंड डिफ्यूजन, और वॉल्यूम जो है एम्प्टी स्पेसेस की वो कम होनी शुरू हो गई है इन द मीडियम बेड स्टेज. सो ऑन फर्दर हीटिंग more softening of the particle takes place and that they begin to melt. So better cohesion होता है, थोड़ा सा volumetric shrinkage भी शुरू हो जाती है जिससे, लेकिन ये अभी भी पोरस ही है. धीरे धीरे मॉडरेट स्ट्रेंथ अचीव होने लगता है, लेस ओपेक होने लगता है और धीरे धीरे वो कलर भी डेवलप होने लगता है जो हम यूज कर रहे हैं पोर्सलेन में. नेक्स्ट इज हाई बेड स्टेज. यहाँ पे डेंसिफिकेशन हो जाता है और जो पोर्स होते हैं इन बिटवीन द स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगते हैं. सो फर्दर हीटिंग कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट प्रोड्यूस अ कंप्लीट कोहेशन एंड मैक्सिमम वॉल्यूम श्रिंकेज. यहाँ पे कोई पोरोसिटी होती नहीं है, यहाँ पे पूरा डेंसिफिकेशन हो चुका है. सो हाई स्ट्रेंथ होता है, रिलेटिवली स्मूथ सरफेस होता है विथ लाइट शीन ऑल्सो, and then color and translucency develop हो जाती हैं. So our porcelain is now ready. Once the firing is completed, sintering is done. अब हम इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे. So फिर जो मफल चैम्बर होता है जो कि हमने अभी यूज किया फायरिंग करने के लिए, that is gradually cooled according to the manufacturer's instructions for porcelain to undergo uniform shrinkage to minimize the formation of microcracks. अभी हमने देखा था अगर हमने फायरिंग की और अचानक से क्वेंचिंग कर दी, मतलब अचानक से हमने उसको पानी में डाल दिया, तो क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे वो नहीं चाहिए. हमने पोर्सलेन की लेयरिंग की है और हम उसको ग्रेजुअल कूल करेंगे सो दैट उसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप ना हो. देन रैपिड कूलिंग से क्या होगा, थर्मल शॉक रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर ऑफ द ग्लास. देन प्लेटफॉर्म इज देन ब्रॉट डाउन, जो कि अभी हमने पढ़ा था, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ऊपर जाता है, वो प्लेटफॉर्म को नीचे करेंगे और हमारा जो आर्टिकल है जो जिस पे हमने सरफेस पे लेयरिंग की थी वो हम वहाँ से निकाल लेंगे. सो द सरफेस माइक्रो क्रैक्स जो थोड़े बहुत डेवलप होते हैं हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता है थोड़े बहुत माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं. वो माइक्रो क्रैक्स किससे भरते हैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्लेज. सो नेक्स्ट इज ग्लेजिंग. अब हमें क्या मिला, हमें एक रफ बेसिकली मैट सरफेस अचीव हुआ था बाय फायरिंग एंड सिंटरिंग. अब उसके ऊपर हम ग्लेज करेंगे सो दैट एक शीन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे शीन अचीव हो सके. सो ग्लेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सरफेस क्रैक्स एंड इम्प्रूविंग इट्स फ्लेक्चर स्ट्रेंथ. दो तरह से किया जाता है, एक ऑटो ग्लेजिंग या सेल्फ ग्लेजिंग या फिर ओवर ग्लेजिंग. ऑटो ग्लेजिंग मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा ऑफ द पोर्सलेन इज क्विकली रेज, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है सो दैट ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो मेल्ट करके खुद ही वो क्रैक को भर दे. दूसरी होती है ओवर ग्लेजिंग. ओवर ग्लेजिंग में हम कुछ अलग मटेरियल वहां पे अप्लाई करके उसको टेम्परेचर जो है फायर कर रहे हैं सो दैट की ग्लेजिंग हो सके. सो ऑटो ग्लेजिंग में कुछ भी अब बाहर से अप्लाई नहीं करते हैं, बाहर वाले सरफेस का टेम्परेचर रैपिडली क्विकली इंक्रीज करते हैं सो दैट द आउटर सरफेस जो सरफेस है वो मेल्ट हो जाए एंड दैट विल फ्लो इन एंड फिल्स द माइक्रो क्रैक. एंड ओवर ग्लेजिंग में अ थिन लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लेज पोर्सलेन ऑफ लोअर फ्यूजन टेम्परेचर इज कोटेड ऑन द बॉडी porcelain and then fired at low temperature only to melt the outer layer of the glazed porcelain, जिसकी वजह से वो फ्लो कर जाता है वो माइक्रो क्रैक्स में एंड वो माइक्रो क्रैक्स भर जाता है. नेक्स्ट इज शेडिंग ऑफ द सिरामिक. शेडिंग मतलब हमें जैसे भी उसको शेड देना है, उसको कस्टमाइज करना है पेशेंट के हिसाब से टू गेट परमानेंट शेड, जो कि जो सारे लाइंस प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचुरल टूथ में उसको वो इमिटेट यानी उसको हम कॉपी कर सकें, उसको नेचुरल अपीयरेंस प्रोवाइड करने के लिए. एंड देन we have concluded our all the fabrication technique for the metal ceramic restoration. Next is the fabrication of swaged metal ceramic, जिसमें हमने पढ़ा था एक में gold alloy foil जो कि ऐसे कोपिंग में अटैच्ड होता है here, and यहाँ पे platinum foil. This is important. Sometimes this can be asked in the MCQ. कैपटेक सिस्टम, कैपिलरी कास्टिंग टेक्निक, जो कि स्वेज्ड गोल्ड अलॉय फॉइल सिरेमिक सिस्टम होता है. नेक्स्ट इज बॉन्डिंग ऑफ द मेटल टू सिरेमिक. ठीक है, अब हमने मेटल कोपिंग बना ली, उसके ऊपर हमने लेयरिंग कर ली, लेकिन अब उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी. ठीक है,
तो 3 तरह से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट हमने देख लिया था इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द स्ट्रेस थर्मल कंपैटिबिलिटी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया है, विच इज थर्मल कंपैटिबिलिटी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सिरेमिक में। और दूसरा अलॉन्ग विद द थर्मल कंपैटिबिलिटी इंटरफेस बॉन्ड, विच इज द केमिकल बॉन्ड और मैकेनिकल बॉन्ड। मैकेनिकल बॉन्ड हमने देखा था कि उसमें टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं मेटल के ऊपर, जिससे कि मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है। एंड केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कि एक ऑक्साइड लेयर बाय डीगैसिंग यहाँ पे क्रिएट होती है, जिससे कि केमिकल बॉन्डिंग होती है। सो केमिकल बॉन्डिंग इज बाय द डीगैसिंग टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, जिसमें कि सरफेस ऑक्साइड लेयर क्रिएट होती है, एग्जाम्पल गोल्ड प्लैटिनम अलॉयज। एंड मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, जो कि हम सैंड ब्लास्टिंग से रफनेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि रिटेंशन इंक्रीज होता है। दैट एग्जाम्पल इज पैलेडियम सिल्वर अलॉयज। सो अलॉन्ग विद द थर्मल कंपैटिबिलिटी इंटरफेस बॉन्ड लाइक केमिकल बॉन्ड और मैकेनिकल बॉन्ड। अब यही चीज इन तीनों में से कुछ एक भी फेल होता है तो हमारा पोर्सलिन एंड जो फ्यूज टू मेटल रिस्टोरेशन है उसके फेल होने के चांसेस हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल सिरेमिक फेलियर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जाम, कि कहाँ से फेल होने के चांसेस होते हैं। सो फर्स्ट वन, या तो कि मेटल और पोर्सलिन ही अलग हो जाए, ठीक है, मतलब कि थर्मल कंपैटिबिलिटी भी फेल हो गई एंड हमारे जो मैकेनिकल एंड केमिकल बॉन्डिंग है वो भी फेल हो गई। सेकेंड इज, या तो कि जो मेटल ऑक्साइड है यानी कि जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है वो फेल हो गई, वहां से हमारी पोर्सलिन अलग हो गई। दूसरी चीज, पोर्सलिन ही पोर्सलिन से अलग हो गई। अब हमने लेयरिंग की बहुत सारी पोर्सलिन की, हो सकता है ओपेक लेयर से बॉडी लेयर अलग हो गई, या फिर बॉडी लेयर से हमारी ऊपर जो इनामल पोर्सलिन हमने ऐड किया था वो अलग हो गया, सो पोर्सलिन के अंदर ही फेलियर हो गया। या फिर मेटल ऑक्साइड अलग हो गया, या फिर मेटल ऑक्साइड जो है आपस में ही वो लेयर अलग हो गई जिसकी वजह से मेटल एंड पोर्सलिन अलग अलग हो गया। या फिर मेटल के अंदर ही हमारा जो मेटल हमने कास्टिंग अच्छे से नहीं की, कास्टिंग डिफेक्ट की वजह से हमारा मेटल के अंदर भी फेलियर होने के चांसेस है। सो दीज आर द प्रोबेबल क्लासिफिकेशन जहाँ पे मेटल सिरेमिक फेलियर होने के चांसेस है। So we have concluded everything. Now we'll see the advantages of metal ceramic. First is resistance to fracture. Of course, अगर हमने अंदर metal use किया हुआ है तो जो metal coping की thickness होती है, चूंकि उसकी strength बहुत ही, जो fracture toughness है that is very good, उसमें 0.3 mm का भी हमने coping बनाया ना तो वो भी काफी होता है। अब 0.3 mm का coping चाहिए तो हमें जो टूथ स्ट्रक्चर उसके लिए रिमूव करना होता है वो भी बहुत कम होता है। सो पीएफएम में जो टूथ प्रिपरेशन होती है वो भी कम होती है इन कंपेयर टू द ऑयल सिरेमिक वन। और जो मार्जिनल फिट होता है ना मेटल फ्रेमवर्क का वो भी बेटर होता है। डिसएडवांटेज अगेन अब वही बात है कि मेटल हमने यूज किया है और ओपेकर के कारण जो एस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि मेटल शो होने लगता है जिंजाइवा के थ्रू, जो कि अनएस्थेटिक होता है। एंड लैक ऑफ ट्रांसल्यूसेंसी एंड मेटल फ्रेमवर्क इज समटाइम्स विजिबल थ्रू द जिंजाइवा रिजल्टिंग इन द डार्क मार्जिन्स लाइक हियर। एंड यहाँ पे जैसे ये नेचुरल टूथ है और ये पीएफएम यानी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल सिरेमिक रिस्टोरेशन है, so that has a very less aesthetic properties. So these are the advantages and disadvantages. I hope you have understood metal ceramic restoration properly. Hope to see you in the next video. Till then, happy studying.